जय हिंद साथियों, प्रणाम। और आज की पाठशाला गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसे कि एलटी का एग्जाम अब निकट है, तो इसी कड़ी में मैं आज आपको जो पेपर का प्रथम भाग है उससे रिलेटिव, जहाँ पे 30 नंबर के मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र पर आधारित प्रश्न आएंगे, उसी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो साथियों, इस पर हम आज चर्चा करेंगे, जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है, यहाँ पे लिखा है कि जैसे राष्ट्रीय पाठचर्या का वर्णन कौन सी अनुसूची में किया जाता है। तो साथियों, आपको याद रखना है 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में राष्ट्रीय पाठचर्या का वर्णन किया गया है। अगला देखें हम, तो एनसीएफ का हिंदी में अनुवाद किसने किया। क्वेश्चन आ सकता है कि जो एनसीएफ है उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया। तो श्रीमती प्रभूति सक्सेना और श्रीमान प्रभात रंजन ने। बढ़ते हैं साथियों अगले पॉइंट पे कि एनसीएफ 2005 की रूपरेखा। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट, केवल हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि जो पाठचर्या वह दौड़ का मैदान है जिस पर बालक उद्देश्यों को पाने के लिए दौड़ता है। ये एनसीएफ 2005 में आया है ये पॉइंट। अगला है कि भारत में अभी तक 4 बार एनसीएफ की रूपरेखा बन चुकी, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। यहाँ पे लिखा है साथियों कि प्रथम जो रूपरेखा आई एनसीएफ 1975 में आई, सेकंड वाली 1988 में आई, थर्ड वाली सन 2000 में, और लास्ट जो अभी चौथी रूपरेखा आई एनसीएफ की 2005 में आई। और हम जानेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि 1993 में यशपाल समिति ने बिना बोझ की शिक्षा की अनुशंसा की। तो 1993 में यशपाल समिति ने क्या कहा कि बिना बोझ की शिक्षा होनी चाहिए। बढ़ते हैं साथियों अगले पॉइंट पे। इस प्रकार एनसीएफ 2005 चौथे नंबर की राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है। अगला देखें हम यहाँ पे, तो एनसीएफ 2005 प्रोफेसर यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में तैयार किया गया। बढ़ते अगले पॉइंट पे कि एनसीएफ 2005 में, जो एनसीएफ था 2005 में, उसमें सचिव कौन थे। तो श्वेता उत्पल उसकी सचिव रही। साथियों, साथ ही एनसीएफ 2005 की भाषागत अशुद्धियों को दूर करने का कार्य किसने किया। नामवर सिंह ने किया। नामवर सिंह, इसको याद रखना है आपने। अगला पॉइंट पे चलते हैं कि एनसीएफ 2005 का निर्माण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता एवं प्रगति, कहीं क्वेश्चन आ सकता है साथियों कि सभ्यता एवं प्रगति के जो लेखक हैं वो कौन हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और सभ्यता एवं प्रगति के अनुसार ही एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर का है सभ्यता एवं प्रगति निबंध। अगला पॉइंट पे चलें हम, तो एनसीएफ 2005 का निर्माण करने हेतु प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में एक संचालन समिति का गठन किया गया। और संचालन जो समिति थी वो किस प्रकार की थी, उसमें टोटल 35 मेंबर्स रखे गए और एनसीईआरटी के भी उसमें 3 मेंबर्स रखे गए। कुल मिलाकर के इस प्रकार जो एनसीएफ 2005 बनी साथियों, उसमें कुल 38 सदस्य थे। तो ये भी आपको बाय हार्ट याद रखना है। बढ़ते अगले पॉइंट पे, अगला है एनसीएफ 2005 की रूपरेखा हेतु मैंने बताया था 21 फोकस समूह का गठन किया गया था। 21 फोकस समूह का गठन भी किया गया था। अब थोड़ी और देखें हम, तो एनसीएफ 2005 का निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की पहल पर तथा प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में किया गया। तो एनसीएफ का निर्माण 2005 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पे किया गया और अध्यक्ष थे उसमें प्रोफेसर यशपाल। अगला है साथियों, एनसीएफ 2005 के निर्माण की स्वीकृति कैब को मिली। कैब का फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CABE फुल फॉर्म आ सकता है। अगला है साथियों कि एनसीएफ 2005 के निर्माण की स्वीकृति द्वारा किया गया। बढ़ते अगले पॉइंट पे अगला है कि एनसीएफ 2005 की समय समय पर समीक्षा किसके द्वारा की गई। तो एनसीईआरटी के द्वारा की जाती है। यहाँ पे देखें हम, तो एनसीएफ 2005 का आधार क्या था। तो NPE नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी थी साथियों 1986 की उस और 92 की, उसको ध्यान में रख करके एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। एनसीएफ 2005 में बताया गया कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। ये भी एनसीएफ 2005 में बताया गया है। अगला है यहाँ पे कि एनसीएफ 2005 शिक्षण के लिए त्रिभाषा सूत्र पर जोर देता है। जो एनसीएफ 2005 है यह शिक्षण के लिए त्रिभाषा सूत्र पर जोर देता है। अगला चलते हैं साथियों, यहाँ पे
कि एनसीएफ 2005 का निर्माण 22 भाषाओं में किया गया तथा 17 राज्यों द्वारा इसे स्वीकार भी किया गया है। तो टोटल 22 भाषाओं में किया गया एनसीएफ 2005 का निर्माण और यह तुरंत ही 17 राज्यों ने इसे स्वीकार भी किया। अगला है साथियों कि एनसीएफ 2005 में करके सीखने के नियम पर बल दिया गया। तो करके सीखने के नियम पर भी यह जोर देता है एनसीएफ 2005। अगला है पॉइंट कि एनसीएफ 2005 में 2 सूत्रों पर जोर दिया गया। 2 सूत्र कौन से थे? पहला था साथियों ये शिक्षण सूत्र हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो हमें थोड़ी बहुत पता है वहाँ से हमें जाना है, जो हमें कुछ भी पता नहीं है तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। सेकंड है मूर्त से अमूर्त की ओर। ये एनसीएफ 2005 के 2 सूत्र हैं। बढ़ते हैं साथियों अगले पॉइंट पे। अगला है यहाँ पे कि एनसीएफ 2005 संरचनावाद अथवा निर्मितवाद की अवधारणा पर बल देता है, जिसमें छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है और शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में होता है, ना कि निर्देशनकर्ता की। तो एनसीएफ 2005 में जो शिक्षक की भूमिका है वो सुविधादाता या प्रदाता की भूमिका है, ना कि निर्देशनकर्ता की। अगला है साथियों कि एनसीएफ 2005 एक सामाजिक सरल एवं सक्रिय प्रक्रिया है जिसके तहत सपनों के भारत को धरातल पर उतारा जाएगा। तो इस तरह की इसके अपने टारगेट हैं। अगला है कि एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? तो शिक्षा बिना बोझ की। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? लर्निंग विदाउट बर्डन टाइप की होनी चाहिए। और यह 1993 जो प्रोफेसर यशपाल समिति थी उससे लिया गया है ये। अगला है साथियों पाठचर्या की प्रमुख विशेषताएं। तो एनसीएफ 2005 स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर चर्चा की गई। इसमें पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। साथ ही साथियों इसमें 21 केंद्र समूह बनाए गए हैं। और एनसीएफ का मूल आधार क्या है? भारतीय संविधान है। धर्म निरपेक्ष, समतावादी, बहुलतावादी समाज को सामाजिक न्याय, इस तरह से इसके पॉइंट हैं। अगला है एवं समानता के प्रमुख मूल्यों पर आधारित है। ज्ञान और सूचना में अंतर न, शिक्षण रटने के स्थान पर बोध के लिए, बालक को संसार के ज्ञान के लिए क्रिया का एक प्रमुख साधन के तौर पर देखा गया। और साथियों और भी है यहाँ पे कि छात्रों को स्वाध्ययन का अवसर मिले, प्रकृति, संसार और सामाजिक वातावरण की खोज कर सके, छात्र स्वयं का ज्ञान का निर्माण कर सके। काफ़ी सारे इसमें अच्छे पॉइंट हैं। और ज़्यादा यहाँ पे लिखा है कि जो ग्रेडिंग पर बल दिया जाए, विद्यालय प्रणाली और अन्य नागरिक समूह में भागीदारी निभाई जाए, विवेचनात्मक शिक्षा पर बल दिया जाए। साथियों तो एनसीएफ 2005 की रूपरेखा के कुछ लक्ष्य हैं क्या हैं? कि अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करना, शिक्षण संसाधनों में समन्वय स्थापित करना, स्तरानुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, अध्यापकों में आत्मविश्वास का विकास करना, ये एनसीएफ की रूपरेखा है। और यहाँ पे और लिखा है कि शारीरिक और मानसिक विकास पर बल देना, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करते हुए उनमें मानवीय मूल्यों का विकास करना, विद्यार्थी में पढ़ने के लिए रुचि जागृत करना, ये एनसीएफ में रखी गई हैं ये बातें। और साथियों और भी है इसमें कि भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं विकास एवं राष्ट्रीय एकता का विकास करना। अब यहाँ पे देखिए हम तो एनसीएफ 2005 के तहत 5 इसमें अध्याय शामिल हैं। पहला है परिक्षेप्य। सेकंड देखें हम तो यहाँ पे लिखा है सीखना और ज्ञान, लर्निंग ऑफ नॉलेज। तीसरा सब्जेक्ट देखें हम तो ये है पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूल की व्यवस्था व आकलन। चौथा पॉइंट पे चले हम तो यहाँ पे लिखा है साथियों विद्यालय और कक्षा का वातावरण। और लास्ट पॉइंट देखें हम यहाँ पे तो व्यवस्थागत सुधार। इस तरह से ये इसके 5 अध्याय रखे गए एनसीएफ में। और आगे बढ़े हम तो राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत भी हैं। कितने हैं? 5 ही हैं। पहला क्या है कि ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन के साथ जोड़ना। सेकंड है सुनिश्चित करना कि अधिगम रटने की विधियों से परे है या नहीं है। तीसरा है साथियों पाठचर्या को समृद्ध बनाना। और पांचवा है यहाँ पे चौथा यहीं पे है साथियों कि परीक्षाओं को अधिक लचीला और कक्ष के जीवन के साथ समेकित होना चाहिए। और पांचवा जो है इसका कि देश को लोकतांत्रिक नीति के अंदर सरोकारों को ध्यान में रखते हुए निर्णायक पहचान को पोषण देना। तो एनसीएफ 2005 की अंत बालक बालिकाओं में सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए सामाजिक अध्ययन में राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल विषयों को शामिल किया गया। अगला है साथियों यहाँ पे है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एनसीएफ 2005 में 4 अन्य क्षेत्रों को भी जोड़ा गया। पहला इसमें कार्य, दूसरा इसमें कला एवं पारंपरिक
दस्तकारियाँ, तीसरा इसमें स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और लास्ट इसमें शांति एवं योग। तो ये भी एनसीईआरटी के 4 अन्य क्षेत्र हैं। बाकी साथियों इसमें कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पे कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर होना चाहिए। पाठ्यक्रम एनसीईआरटी में लिखा गया है कि शिक्षा केंद्रित होनी चाहिए और पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। और पाठ्यक्रम अल्पकालीन होना चाहिए, पाठ्यचर्या दीर्घकालीन होना चाहिए। ये तो उसके क्षेत्र हैं। साथ ही हम तीसरे पॉइंट पे चलें तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, संकुचित क्षेत्र होना चाहिए और पाठ्यचर्या व्यापक क्षेत्र होना चाहिए। पाठ्यक्रम में शिक्षकों द्वारा इसका निर्माण होना चाहिए और पाठ्यचर्या क्या शैक्षणिक एजेंसियों द्वारा इसका निर्माण होना चाहिए। अगला है साथियों उद्देश्य प्राप्ति का साधन है, उद्देश्य प्राप्ति का साध्य है। तो इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपने देख लिए हैं और यहाँ पे कुछ लिखा गया है साथियों कि जो पाठ्यचर्या के प्रकार हैं वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या होनी चाहिए और निर्माण का जो आधार है कैसी कौन पाठ्यचर्या को तैयार करेगा तो उसका दार्शनिक आधार होना चाहिए। साथ ही पाठ्यचर्या अनुभव केंद्रित पाठ्यचर्या होनी चाहिए और मनोवैज्ञानिक उसमें आधार होना चाहिए। और देखें हम तो शिल्प केंद्रित पाठ्यचर्या होनी चाहिए, वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। अगला देखें हम तो विषय वस्तु आधारित पाठ्यचर्या होना चाहिए और ऐतिहासिक आधार होना चाहिए उसका। अगला देखते हैं साथियों 5वां सौ संबंध आधारित पाठ्यचर्या होनी चाहिए और सामाजिक उसमें आधार होना चाहिए। अगला देखें हम 6वां तो क्रियात्मक इसमें पाठ्यचर्या होनी चाहिए, सांस्कृतिक आधार होना चाहिए। और देखें हम इसमें तो एकीकृत पाठ्यचर्या होनी चाहिए, कोर पाठ्यचर्या होनी चाहिए। ये तो इसमें कहा गया है। अगला साथियों विषय आधारित सुझाव है यहाँ पे पाठ्यक्रम को लेकर के कि गणित बालकों में गणना करने की क्षमता का विकास करने वाला हो, चिंतन पर जोर देने वाला हो, समस्या को सूत्रबद्ध करने वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए। गणित के बारे में कहा गया है। साथ ही साथियों विज्ञान के बारे में कहा गया है कि खोज करने की प्रवृत्ति का विकास करता हो, अज्ञान व अंधविश्वास को दूर करने वाला पाठ्यक्रम हो। और सामाजिक विज्ञान के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि बालकों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास, सामाजिक मूल्यों का विकास, अच्छे विचारों को बढ़ावा देने वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ी और हम अन्य जानकारियाँ देख लेते हैं कि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार विद्यालय के कैलेंडर तथा समय विभाग चक्र को लचीला बनाया जाए, ये यहाँ पे जोर दिया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनसीईआरटी 2005 में सुझाव दिया गया है कि 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा ऐच्छिक हो, कैसी हो, ऐच्छिक हो। और नेक्स्ट पॉइंट देखें हम तो एनसीईआरटी 2005 की अवधारणा का संबंध मनोविज्ञान की संरचनावाद संप्रदाय से हो, संरचनावाद संप्रदाय से हो। अगला देखें हम तो एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका हो कैसी हो, सुविधा प्रदाता हो, सुविधा प्रदाता हो। और लास्ट पॉइंट देखें साथियों हम तो एनसीईआरटी 2005 ने कंप्यूटर तथा पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करने का उद्देश्य रखा गया है। उसमें कंप्यूटर हो गया, पर्यावरण शिक्षा ये तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो साथियों ये थे एनसीईआरटी से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अच्छे लगे होंगे तो दोस्तों मनोबल बढ़ाने के लिए एक लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।